हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीपीएससी जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये स्पेशल जो टॉपिक है उस पर ये सीरीज चल रही है और यह है केंद्रीय सूचना आयोग पर आधारित जो पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर ये वीडियो लेके आया हूँ। उसका ये पहला पार्ट है जिसमें कि मैंने जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC उस पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि सारी जितनी भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, चाहे वो एमपीपीएससी हो या स्टेट पीएससी, उन सभी में इससे क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं। और एमपीपीएससी 2020 के नए सिलेबस में ये अभी ऐड हुआ है, तो उसमें ये क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। तो वो सारे विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि CIC केंद्रीय सूचना आयोग के तहत पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक भी करें और साथ में वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, जिससे कि अन्य परीक्षार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा मेरे इस वीडियो को देख पाएं। और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ध्यान रहे, ऑल का जो रेडियो बटन है उसको सिलेक्ट करने के बाद में आपको सब्सक्राइब का जो बटन है वो क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे जो भी मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के द्वारा बनाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूं ये पहला पार्ट, केंद्रीय सूचना आयोग पर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, फिर इसके बाद में दूसरा वीडियो भी आएगा। तो दो वीडियो लगा हैं इस केंद्रीय सूचना आयोग के जो पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो चलिए शुरू करता हूं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये आ गया पहला प्रश्न आपके सामने। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष प्रवर्त हुआ, यानी किस वर्ष लागू हुआ? सन 2003, सन 2004, सन 2005 या सन 2006? तो कब इसको लागू किया गया था? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सन 2005। जो CIC है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के तहत सूचना का अधिकार का जो अधिनियम है वो 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, सूचना के अधिकार में किस वर्ष संशोधन किया गया? जो सूचना के अधिकार का जो अधिनियम है उसमें संशोधन भी हुआ, तो ये संशोधन कब हुआ? सन 2018 में, सन 2019 में, 2020 में, या फिर इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बा विकल्प, सन 2019 में। जो कि सन 2005 में यह अधिनियम बना था, उसके बाद में इसमें संशोधन किया गया। तो सन 2019 का जो अधिनियम है उसमें विस्तार पूर्वक इसके बारे में चर्चा की गई है कि संशोधन क्या क्या किया गया है। अगला प्रश्न आ गया, केंद्रीय सूचना आयोग है क्या है? ये एक संवैधानिक निकाय या फिर वैधानिक निकाय, एक स्वतंत्र निकाय, या फिर ये सभी? तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो विकल्प है वो सा बिल्कुल सही है। ये है एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट एजेंसी है। ठीक है ना, ये किसी के अधीन होकर काम नहीं करती, किसी मंत्रालय के अधीन होकर ये कार्य नहीं करता। ये एक स्वतंत्र एजेंसी है, स्वतंत्र निकाय है। तो इसलिए इसका विकल्प सा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आ गया चौथा, केंद्रीय सूचना आयोग इनमें से किस उपक्रम एवं आदि के बारे में शिकायत एवं अपीलों की सुनवाई करता है? तो ये ऑप्शन है आपके सामने। पहला, केंद्र सरकार के अधीन कार्यालय की, वित्त संस्थाएं, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की, या फिर उच्चतम न्यायालय और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की? तो किस किस की यहाँ पे सुनवाई करता है? तो इसमें से कौन से कथन जो कि हैं पांचों इनमें से सही हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन सा कूट इसमें से सही है ये अपने को बताना है। तो इसका जो विकल्प बा है वो बिल्कुल सही है, यानी कि ऊपर के दिए हुए तीनों उपक्रमों के लिए जो उनकी शिकायतें होती है और उनकी अपील है उनकी सुनवाई करता है ये CIC केंद्रीय सूचना आयोग। वो कौन कौन से हैं? केंद्र सरकार के अधीन कार्यालय, वित्तीय संस्थाएं और सार्वजनिक क्षेत्रों के जो उपक्रम हैं उनकी सभी शिकायतें और अपीलों की यहाँ पर सुनवाई की जाती है। ठीक है, तो 1, 2, 3 ये तीनों विकल्प बिल्कुल सही है। बाकी इन दोनों की यहाँ पर सुनवाई नहीं होती है। उच्चतम न्यायालय और भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, ये दोनों इसमें शामिल नहीं है। लीजिए अगला प्रश्न आ गया, केंद्रीय सूचना आयोग में अध्यक्ष समेत कितने सदस्य से ज्यादा नहीं होने चाहिए? अध्यक्ष को हटाकर 10 से ज्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए, अध्यक्ष को मिलाकर 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, या फिर भारत के राष्ट्रपति के विवेक पर सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है, या फिर इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा विकल्प है जो कि बिल्कुल सही है? तो इसका बा विकल्प बिल्कुल सही है, यानी कि अध्यक्ष को मिलाकर यहाँ पर कुल आयुक्तों की संख्या वो होती है 10, 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इसलिए बा विकल्प बिल्कुल सही है।
लीजिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, ठीक है ना। उस समिति में कौन कौन होता है? तो विकल्प आपके सामने है। भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा का सभापति और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री। तो इसमें से सही कूट कौन सा है, ये अपने को चुनना है। तो बताइए आ, बा, सा और दा में से कौन सा कूट है जो कि इस पर बिल्कुल सही खरा उतरता है? तो इसका जो विकल्प सा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसमें से भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, और उसके बाद में तीसरा नंबर लोकसभा के विपक्ष के नेता और पांचवा नंबर यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट का एक कैबिनेट जो मंत्री होता है, ये तीनों ही अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो इनकी समिति में ये तीन लोग होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री, ठीक है ना। तो ये तीनों जो मैंने रेड कलर से मार्क किए हैं, ये तीनों को आपको याद कर लेना। ये तीनों ही होते हैं जो उस कमिटी में होते हैं। उस कमिटी की जो सिफारिश होती है उसके अकॉर्डिंगली अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, टोटल ये टीम 10 लोगों की होती है, जिसमें कि एक अध्यक्ष और 9 अलग सदस्य होते हैं। तो ये टोटल 10 आयुक्तों की टीम होती है जो कि केंद्रीय सूचना आयोग की पूरी एजेंसी कार्य करती है इसके अधीन, ठीक है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ ही साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उन सभी के एनालिसिस, और साथ में आपको अनअकैडमी देगा और भी बहुत कुछ। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड लेटर में, कैपिटल लेटर में आपके सामने दिख रहा है। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट है। जी हाँ, अनअकैडमी के साथ में आप अपनी प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने। आपकी तैयारी के लिए आ गया है अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, लाइव थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कि रात में होगी। मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स का जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ में 20 से ज्यादा प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी और 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस बैंक की डेली प्रैक्टिस आप कर सकेंगे। यह बैच स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से, तो आज ही जाकर एनरोल करें और अपनी तैयारी को और भी पक्की करें। क्या आप मध्य प्रदेश एसआई एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं? तो अभी ज्वाइन कीजिए लक्ष्य एमपी सब इंस्पेक्टर 3 मंथ फाउंडेशन कोर्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विज। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इस कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी शुरू कर रहे हैं? और तो अभी आप ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का मेगा फाउंडेशन बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विजेस। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज ही अपने सपने को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन वेज कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ ही साथ में क्लास के बाद में इसके नोट्स भी मिलेंगे। और ये स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं? तो ज्वाइन कीजिए रिवीजन कोर्स को। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिवीजन सेशंस मिलेंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं विथ डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज ही इन बैच को ज्वाइन करें।
दोनों वेज में दो जो सब्सक्रिप्शन है वो आप एक ही वैल्यू में पा सकते हैं। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको 35 दिन में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। इसमें कि आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ में आपको वीकली मेगा क्विज भी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और कदम आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सेलेक्ट करना है और प्ले प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेज और कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए फीस में आपको मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा है उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन द फीस। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने के लिए इनमें से किन योग्यता का निर्धारण किया गया है? ये ऑप्शन है आपके सामने, विकल्प दिए हुए हैं। सार्वजनिक मामले में ज्ञाता होना आवश्यक है, विधि विज्ञान तकनीकी सामाजिक सेवा का विशिष्ट अनुभव, साथ में तीसरा दिया हुआ है प्रधानमंत्री की नजर में पत्रकारिता जनसंचार आदि के मामले में जानकार व्यक्ति, या फिर कोई लाभ का व्यापार या फिर उद्यम ना करता हो, उसे सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा कूट है जो कि सही है, ये आपको बताना है। 1 3 4 5, 2 4 5, 1 2 4 या फिर ये सभी कूट सही हैं। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें से जो सा विकल्प है ये बिल्कुल सही विकल्प है, यानी कि सार्वजनिक मामले में उसको ज्ञान होना आवश्यक है, साथ ही साथ में दूसरा विधि विज्ञान तकनीकी और सामाजिक सेवा का उसको विशिष्ट अनुभव होना भी जरूरी है, और साथ ही साथ उसको किसी भी कोई भी लाभ का व्यापार या उद्यम उसका ना हो जिसमें कि वो कार्य करता हो, और साथ ही साथ वो किसी भी पार्टी, ठीक है ना, चौथा भी एक पॉइंट है उसको भी याद रखना है। वो पॉइंट ये है कि किसी भी पार्टी सांसद राज्य विधानसभा का उसको सदस्य नहीं होना चाहिए, तभी वो आयोग का अध्यक्ष और सदस्य बनने की योग्यता रखता है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो पदावधि होती है वो कितनी होनी चाहिए? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, या फिर 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो कौन सा विकल्प इसमें से सही है? तो इसका जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है, यानी कि 5 वर्ष की का कार्य हो या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी इसमें से पहले हो जाएगा उसके बाद में इसका कार्यकाल जो अध्यक्ष है और सदस्य उनकी पदावधि समाप्त हो जाएगी, यानी कि या फिर 5 वर्ष हो या फिर 65 वर्ष का ये आयु उसने पूरी कर ली हो। ठीक है, तो इसलिए विकल्प इसका बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न आ गया। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं या नहीं? हाँ या नहीं, राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है, या फिर कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है नहीं, यानी कि अगर ये एक बार सीआईसी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति हो जाती है, उसके बाद में इनका कार्यकाल अगर समाप्त हो जाता है तो दोबारा ये केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पर इनकी पुनर्नियुक्ति के ये पात्र नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए विकल्प इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न आ गया 10वां। आयोग की आयुक्त और सदस्यों को हटाने के लिए जो शक्ति निहित है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर भारत सरकार के पास। तो कौन सा विकल्प इसमें से बिल्कुल सही है? तो इसका जो सा विकल्प है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जब तक उच्चतम न्यायालय, ठीक है ना, इन सभी की जांच नहीं कर लेता और जांच के बाद में अगर ये सिद्ध हो जाता है कि उनको हटाना है तो राष्ट्रपति के द्वारा उनको हटाया जाता है। ठीक है ना, चाहे वो आयुक्त हो या फिर आयोग के सदस्य हो। ठीक है ना, इसलिए विकल्प सा इसका
बिल्कुल सटीक सही उत्तर है। लीजिए अगला प्रश्न आ गया, मुख्य सूचना आयुक्त के जो वेतन और भत्ते हैं वो किसके समान होते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के समान, कैबिनेट मंत्रियों के समान, या फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के समान, या फिर ई निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उसके समान। तो कौन सा विकल्प इसमें से बिल्कुल सही होने वाला है? तो इसका ई बिल्कुल सही विकल्प है। यानी कि मुख्य जो निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है ना, निर्वाचन आयोग जो कि इलेक्शन कमीशन होता है उसके जो मुख्य निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसी के समान जो सीआईसी के जो कमिश्नर होते हैं, आयुक्त होते हैं, उनके वेतन और भत्ते बिल्कुल इन्हीं के समान होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, वर्तमान समय में सीआईसी केंद्रीय सूचना आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? राजीव माथुर, विजय शर्मा, सुधीर भार्गव, या फिर विमल जुल्का। तो कौन सा विकल्प इसमें से सही है? वर्तमान में कौन है सीआईसी के अध्यक्ष? तो वो है द विमल जुल्का जी। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, केंद्रीय सूचना आयोग की प्रथम महिला जो सूचना आयुक्त थी वो कौन थी? श्रीमती रमाबाई शर्मा, श्रीमती विजय लक्ष्मी, श्रीमती सुषमा सिंह, या फिर श्रीमती मावा भंडार नायके। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है श्रीमती सुषमा सिंह। ये केंद्रीय सूचना आयोग की प्रथम महिला आयुक्त थी। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, केंद्रीय सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? कौन थे मतलब ये बताना है। एएन तिवारी, सत्यानंद मिश्रा, दीपक सिंधु, या फिर वजाहत हबीबुल्ला। तो इसका सही विकल्प कौन सा है ये अपने को बताना है। तो इसका सही विकल्प है वजाहत हबीबुल्ला। ये थे प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त बने थे ये केंद्रीय सूचना आयोग। तो इसका द जो विकल्प है वो बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न आ गया 15वां, और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है जो कि फर्स्ट मैंने सीआईसी पर ये वीडियो बनाया है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सूचना आयुक्त का ये क्रम है वो कौन सा है? यानी कि कौन से क्रम के ये मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं? 8वें नंबर के, 9वां, 10वां, 11वां, या फिर 12वां। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सा। 10वें नंबर के ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं और इनका नाम क्या है? मैंने आपको पिछले प्रश्न में ही आपको बताया। कौन है अध्यक्ष? विमल जुल्का जी। फिर से लिखता हूं मैं आपके सामने, विमल जुल्का। ये हैं 10वें नंबर के जो मुख्य सूचना आयुक्त, इनको बनाया गया है। ठीक है ना, इससे पहले 9 हो चुके हैं और ये 10वें नंबर के बने हैं। ठीक है, तो ये थे टोटल 15 क्वेश्चन जो कि मैंने सूचना जो केंद्रीय सूचना आयोग है उस पर मैंने आपके सामने दिए। इसके बाद में जो अगला सेकंड वीडियो भी इस पे आएगा जिसमें कि अगले मैंने 15 क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं, तो वो आपको कल मिलने वाला है। तो लगातार मेरी इस टॉपिक वाइज सीरीज पर जुड़े रहिए, जो कि जितनी भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, चाहे वो एमपीपीएससी हो या फिर अदर स्टेट की जो पीएससी हो, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस पर ये क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। तो लगातार मेरी सीरीज के साथ में बने रहिए और मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का जो रेडियो बटन है, सिलेक्ट करने के बाद में ही आपको सब्सक्राइब का जो बटन है क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और साथ ही साथ मेरी वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए। ठीक है ना, लाइक करते रहिए और साथ में कमेंट, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आप किस तरीके की वीडियो और चाहते हैं जो कि मैं टॉपिक वाइज लेके आऊं। तो आपके कमेंट बहुत वैल्यूएबल है, कमेंट करके मुझे बताएं कि किस तरीके के वीडियो आप मुझसे चाहते हैं, तो मैं आपको वो वीडियो भी बनाकर जरूर दूंगा, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, जिससे कि अन्य परीक्षार्थी जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है तो वो भी देखें। तो इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगला वीडियो लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, जो कि सेकंड वीडियो होगा। 15 क्वेश्चंस अगले इसमें मिलने वाले हैं। तो लगातार मेरे चैनल को ट्यून करते रहिए और प्लेलिस्ट से वो सारी वीडियो देखिए जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।